एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें लगता है कि जिंदगी में जो भी फैसले तुम लेते हो वो फैसले तुम खुद लेते हो? नौकरी चुनना, किसी को पसंद आ जाना, बेवजह गुस्सा हो जाना या किसी पर तुरंत भरोसा कर लेना। अगर मैं कहूं कि ये सारे फैसले तुमने लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सोचने से पहले ही सब तय कर चुका था, तो क्या तुम मानोगे? या फिर तुम ये सोचोगे कि ये भी कोई बात हुई? ऐसी बातें तो रोज कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाती हैं। सच ये है, तुम्हारा दिमाग सच जानने के लिए नहीं चलता। तुम्हारा दिमाग बस ये साबित करने में लगा रहता है कि तुम गलत नहीं हो। और सबसे हैरानी की बात, जो तुम तर्क कहते हो ना, वो फैसला लेने के लिए नहीं होता। तर्क तो बस फैसले के बाद खुद को समझाने के लिए होता है। अब जरा सोचो, अगर फैसले तुम नहीं ले रहे, अगर तर्क बस बहाना है, तो फिर असल में कंट्रोल किसके पास है? यहां आकर ज्यादातर लोग मन ही मन यही सोचते हैं, ठीक है, ये सब औरों के साथ होता होगा, पर मेरे साथ नहीं। लेकिन सच मानो, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। इस ऑडियो बुक के आखिर तक एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। तुम्हारी सोच पूरी तरह तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी पसंद पूरी तरह तुम्हारी नहीं है, और हो सकता है तुम्हारी पहचान भी वैसी ना हो जैसी तुम अब तक मानते आए हो। और जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि अवचेतन दिमाग कैसे काम करता है, उस दिन दो ही रास्ते होंगे। या तो तुम अपनी जिंदगी की कमान खुद संभाल लोगे, या फिर कोई और तुम्हें बिना बताए चलाता रहेगा। इसलिए पूरा सुनना, क्योंकि जवाब आखिर में मिलेगा। चैप्टर 1, अनकॉन्शियस इज द रियल डिसीजन मेकर। एक छोटा सा सवाल है, जब तुम अचानक किसी पर भरोसा कर लेते हो, या किसी को देखते ही पसंद आ जाता है, या बिना सोचे कुछ बोल देते हो, तो क्या तुम्हें लगता है ये सब तुमने सोच समझ कर किया, या फिर बस ऐसा हो गया अपने आप? मान लो तुम बाइक चला रहे हो, रोज वाला रास्ता, रोज वाला मोड़। अचानक तुम्हें याद आता है, अरे मैं यहां तक कब पहुंच गया? न तुमने मोड़ याद रखा, न रास्ता याद रखा, फिर भी बाइक सही जगह पहुंच गई। अब जरा सोचो, अगर बाइक चलाते वक्त तुम्हारा दिमाग खुद सब संभाल सकता है, तो जिंदगी के फैसलों में क्या वो ऐसा नहीं कर सकता? इस किताब में लेखक एक सच्ची घटना बताते हैं। एक आदमी का घड़ी चोरी हो जाती है। उसके सामने कई लोग खड़े होते हैं, कोई सबूत नहीं, कोई शक करने की वजह नहीं। फिर भी वो आदमी एक इंसान की तरफ इशारा करता है और कहता है, यही है। जब उससे पूछा गया, तुम्हें कैसे पता? तो उसका जवाब था, मुझे नहीं पता, बस अंदर से लगा। बाद में जांच हुई और सच में वही आदमी चोर निकला। यहां बात किस्मत की नहीं है, बात यह है कि उस आदमी का अवचेतन दिमाग कुछ छोटे छोटे इशारे पकड़ चुका था। चेहरे का भाव, आंखों की हलचल, शरीर की सख्ती, लेकिन उसका होश वाला दिमाग अभी समझ नहीं पाया था। मतलब ये हुआ कि फैसला पहले हो गया, वजह बाद में ढूंढी गई। अब सवाल ये नहीं है कि अवचेतन दिमाग काम करता है या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम्हें पता है वो कब और कैसे काम कर रहा है? तुम्हारे दिमाग के दो हिस्से हैं, एक वो जो बोलता है, सोचता है, समझाता है, और दूसरा वो जो बिना बोले चुपचाप फैसले लेता है। पहला कहता है, मैंने सोचा इसलिए किया। दूसरा कहता है, मैंने किया, अब तुम समझा लो। जब तुम चलना सीखते थे, हर कदम सोचकर रखते थे। आज तुम चलते हो और सोचते भी नहीं। ठीक वैसे ही जिंदगी के ज्यादातर फैसले ऑटो पायलट पर चलते हैं। तो मतलब साफ है, तुम हर वक्त ड्राइवर नहीं हो। कई बार तुम बस सीट पर बैठे हो और स्टीयरिंग कोई और पकड़कर बैठा है। अब अगला सवाल ये नहीं है कि फैसले कौन ले रहा है। असली सवाल ये है, जो दिमाग तुम्हारी जिंदगी चला रहा है, वो दुनिया को देखता कैसे है? क्योंकि अगर तुम्हारी नजर ही धोखा खा रही है, तो फिर फैसले सही कैसे होंगे? अगले चैप्टर में हम यही समझेंगे। तुम जो देखते हो, क्या वो सच में वही होता है, या फिर दिमाग तुम्हें कुछ और ही दिखा रहा होता है? चैप्टर 2, रियलिटी इज नॉट सीन, इट इज क्रिएटेड। एक बात बताओ, जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वही सच है, या फिर हो सकता है जो दिख रहा है
वो बस दिमाग की बनाई हुई तस्वीर हो। मान लो तुम अंधेरे कमरे में बैठे हो, अचानक दीवार पर कुछ हिलता हुआ दिखता है। दिल तेज धड़कने लगता है। दिमाग कहता है कुछ है वहां। लाइट जलाते ही पता चलता है वो बस पर्दे की परछाई थी। अब जरा सोचो, अगर रोशनी कम होते ही दिमाग कहानी बना सकता है तो जिंदगी के बड़े मामलों में वो कितना कुछ बना सकता होगा। इस किताब में बताया गया है कि हमारी आंखें कैमरे की तरह काम नहीं करती। आंखें बस जानकारी भेजती हैं, असली तस्वीर दिमाग बनाता है। एक प्रयोग में लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाई गईं। तस्वीरों में कई हिस्से जानबूझकर गायब थे। फिर भी ज्यादातर लोगों ने वही चीजें देखीं जो वहां थीं ही नहीं, क्योंकि दिमाग को अधूरी कहानी पसंद नहीं, उसे पूरा मतलब चाहिए। तो जहां जानकारी कम होती है वहां दिमाग खुद से खाली जगह भर देता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही घटना देखकर दो अलग कहानियां बताते हैं। मतलब ये हुआ कि तुम दुनिया नहीं देखते, तुम बस वही देखते हो जो दिमाग तुम्हें दिखाना चाहता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी को दूर से देखकर किसी और समझ बैठे हो और पास जाकर पता चला अरे ये तो कोई और है। आंखों ने जानकारी भेजी लेकिन दिमाग ने जल्दी में फैसला सुना दिया। आंखें, कान, नाक ये सब सिर्फ संदेश लाते हैं, असली मतलब दिमाग लगाता है। और दिमाग हमेशा तटस्थ नहीं होता, उसके अपने डर होते हैं, अपनी उम्मीदें होती हैं और पुरानी यादें होती हैं। इसलिए जो तुम देखते हो वो पूरी सच्चाई नहीं होती, वो सच्चाई का दिमाग से गुजरा हुआ रूप होता है। मतलब साफ है, एक ही दुनिया में रहते हुए भी हर इंसान अलग दुनिया देख रहा है। अब यहां एक और सवाल उठता है, अगर दिमाग देखने में भी धोखा दे सकता है तो फिर यादों के साथ वो क्या करता होगा? अगले चैप्टर में हम यही समझेंगे। जो यादें तुम्हें सबसे सच्ची लगती हैं, क्या वो सच में वैसी ही होती हैं? चैप्टर 3, मेमोरी इज अ रिकंस्ट्रक्शन नॉट अ रिकॉर्डिंग। जरा एक पल के लिए रुककर सोचो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे मजबूत याद कौन सी है? कोई बचपन की घटना, कोई इंसल्ट, कोई प्यार, या कोई ऐसा पल जिसे तुम आज भी पूरे भरोसे से बताते हो? अब मैं तुमसे एक डराने वाला सवाल पूछता हूं, क्या अगर मैं कहूं कि जो याद तुम्हें सबसे सच्ची लगती है, हो सकता है वो वैसी हुई ही ना हो। दो भाई हैं, दोनों एक ही घर में पले बड़े। एक दिन दोनों बैठकर अपने बचपन की बात कर रहे होते हैं। एक कहता है, ओ याद है पापा ने उस दिन मुझे सबके सामने डांटा था। दूसरा कहता है, नहीं, उस दिन तो मुझे डांट पड़ी थी। अब सवाल ये नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है, सवाल ये है अगर दोनों सच मानकर अलग अलग याद कर रहे हैं तो सच कहां गया? लेनार्ड मलोडिनो अपनी किताब सब्लिमिनल में एक बहुत अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं, यादें दिमाग में किसी वीडियो की तरह सेव नहीं होती, यादें हर बार दोबारा बनाई जाती हैं। मतलब जब तुम किसी पुरानी बात को याद करते हो तो तुम उसे वापस नहीं देखते, तुम उसे फिर से बनाते हो। इस किताब में एक मशहूर प्रयोग का जिक्र है। कुछ लोगों से कहा गया कि बचपन में वो एक मॉल में खो गए थे। शुरुआत में लोगों ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब यही बात बार बार दोहराई गई, थोड़े थोड़े डिटेल्स जोड़े गए, तो कुछ समय बाद वही लोग कहने लगे, हाँ अब याद आ रहा है, मैं रोया था, एक आदमी मुझे ढूंढने आया था। जबकि सच्चाई ये थी, वो घटना कभी हुई ही नहीं थी। अब जरा सोचो, अगर दिमाग ऐसी याद बना सकता है जो कभी हुई ही नहीं, तो जो सच में हुई है उसे वो कितना बदल सकता होगा? मेमोरी कैसे बदलती है? जब कोई घटना होती है उस वक्त तुम्हारा मूड, तुम्हारा डर, तुम्हारी उम्मीद सब साथ में होते हैं। और जब तुम उस घटना को सालों बाद याद करते हो तब तुम्हारा हालात बदल चुका होता है, सोच बदल चुकी होती है और भावनाएं भी बदल चुकी होती हैं। तो दिमाग क्या करता है? वो पुरानी घटना पर आज के रंग चढ़ा देता है। अगर तुम आज गुस्से में हो तो पुरानी याद भी गुस्से वाली लगेगी। अगर आज तुम उदास हो तो वही याद और ज्यादा दर्द देने लगेगी। मतलब याद वही है, लेकिन उसका रंग हर बार बदल जाता है।
अब यहां जो सबसे बड़ा झटका है वो ये नहीं कि यादें बदलती हैं। असली झटका ये है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो बदल चुकी हैं। तुम पूरे भरोसे से कहते हो मुझे साफ याद है, जबकि असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक एडिट किया हुआ सीन दिखा रहा होता है। इसी वजह से लोग पुराने रिश्तों को या तो बहुत खूबसूरत याद करते हैं या बहुत ज्यादा जहरीला। इसी वजह से बचपन की एक डांट किसी की पूरी पहचान बना देती है, और इसी वजह से लोग आज भी उन बातों पर दुखी रहते हैं जो शायद वैसी हुई ही नहीं थी। कोर रियलाइजेशन लाइन। तो अब बात साफ है, यादें सच नहीं होती। यादें दिमाग की बनाई हुई कहानियां होती हैं जो हर बार थोड़ी सी बदल जाती हैं। व्यूअर शॉक क्वेश्चन। तो अब एक सवाल तुम खुद से पूछो, अगर मेरी सबसे मजबूत याद भी पूरी सच्ची नहीं है तो मैं किस भरोसे अपनी जिंदगी के फैसले ले रहा हूं? गहरा ठहराव, क्लिफ हैंगर, अगले चैप्टर का बीज। और अब जो अगली बात आने वाली है वो इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है। अगर यादें भी भरोसे के लायक नहीं तो फिर हम फैसले क्यों लेते हैं जिस तरीके से लेते हैं? अगले चैप्टर में हम यही समझेंगे क्यों पहले एहसास आता है और वजह बाद में बनाई जाती है। चैप्टर 4, इमोशंस कम फर्स्ट, लॉजिक कम्स लेटर। एक सवाल है, क्या तुमने कभी ऐसा किया है? पहले कोई फैसला लिया और बाद में खुद को समझाया कि हाँ मैंने सही किया। किसी से बहस हो गई, गुस्सा आ गया, बात बिगड़ गई और बाद में तुमने सोचा नहीं मेरी गलती नहीं थी, सामने वाला ही गलत था। अब जरा ईमानदारी से बताओ, क्या फैसला तर्क से आया था या एहसास पहले आ चुका था? मान लो तुम बाजार में हो, दो एक जैसे मोबाइल सामने रखे हैं, कीमत लगभग बराबर, फीचर्स भी लगभग एक जैसे। एक मोबाइल उठाते ही अंदर से आवाज आती है, ये सही लग रहा है। अब दिमाग तुरंत काम शुरू करता है, इसका कैमरा बेहतर है, इसका लुक अच्छा है, इसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। लेकिन सच्चाई ये है, फैसला पहले ही हो चुका था, तर्क बाद में बनाए गए। लियोनार्ड एक बहुत साफ बात कहते हैं। वो कहते हैं इंसान ज्यादातर फैसले भावना के आधार पर लेता है और तर्क का इस्तेमाल सिर्फ उन्हें सही साबित करने के लिए करता है। मतलब तर्क ड्राइवर नहीं है, तर्क तो बस पीछे बैठा हुआ कहानी सुनाने वाला है। जब तुम गुस्से में होते हो तो सही बात भी गलत लगने लगती है। जब तुम डर में होते हो तो छोटा खतरा भी बड़ा दिखने लगता है, और जब तुम खुश होते हो तो साफ लाल झंडे भी हरे दिखने लगते हैं। फैसले बदलते नहीं हैं, बस एहसास बदल जाता है और फैसले अपने आप अलग हो जाते हैं। अब जरा ध्यान दो, अगर तर्क सच में फैसले ले रहा होता तो गुस्से में लिया गया फैसला बाद में गलत क्यों लगता? क्यों हर इंसान कहता है मैं उस वक्त सही था, लेकिन अब लगता है बात बिगड़ गई? पोस्ट रैशनलाइजेशन एक बड़ा मुश्किल शब्द है, लेकिन मतलब बहुत आसान है। पहले फैसला, फिर वजह। पहले दिल बोला, फिर दिमाग बोला चल अब इसे सही साबित करते हैं। और मजेदार बात यह है, जो वजहें बनती हैं ना, वो सुनने में पूरी तरह सही लगती हैं। क्यों वजहें लॉजिकल लगती हैं लेकिन सच नहीं होती? क्योंकि दिमाग बेवकूफ नहीं है। वो वही वजह चुनेगा जो तुम्हारी छवि बचाए, जो तुम्हें गलत महसूस ना होने दे, जो तुम्हें शर्मिंदा ना करे। इसलिए हर इंसान के पास अपने हर गलत फैसले की एकदम सही वजह होती है। तो अब जरा रुक कर सोचो, कितने फैसले ऐसे हैं जो तुमने सोच समझ कर नहीं बल्कि महसूस करके लिए? और कितनी बार तर्क सिर्फ खुद को बचाने के लिए आया? सच ये है, तुम तर्क से नहीं जी रहे, तुम एहसास से जी रहे हो। तर्क तो बस एहसास के पीछे पीछे चलता है। इसी वजह से लोग गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं। इसी वजह से लोग ऐसी नौकरी नहीं छोड़ते जो उन्हें अंदर से मार रही होती है, और इसी वजह से लोग वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। मतलब साफ है, मैं तर्क से नहीं एहसास से जी रहा हूं। अब सवाल यह नहीं है कि एहसास पहले आता है, असली सवाल यह है, अगर कोई तुम्हारे एहसास को जानबूझकर छेड़ दे तो वो तुम्हारे फैसलों के साथ क्या कर सकता है?
अगले चैप्टर में हम समझेंगे क्यों दूसरों की बातें, उनकी चुप्पी और उनका नजरअंदाज करना हमें शारीरिक दर्द की तरह महसूस होता है। चैप्टर 5, सोशल पेन इज ट्रीटेड लाइक फिजिकल पेन। एक बात बताओ, किसी ने तुम्हें सबके सामने नजरअंदाज कर दिया हो, किसी ने तुम्हारी बात का जवाब ना दिया हो, या किसी अपने ने यह कह दिया हो अब तुमसे बात नहीं करनी, उस वक्त दर्द कहां होता है? दिल में या दिमाग में? क्योंकि दर्द तो दर्द लगता है, चाहे वो हाथ पर लगे या दिल पर। मान लो तुम किसी ग्रुप में बैठे हो, सब हंस रहे हैं, बातें चल रही हैं, तुम कुछ बोलते हो और कोई जवाब नहीं देता। एक पल को लगता है शायद किसी ने सुना नहीं, फिर वही लोग आपस में बात करने लगते हैं। उस पल जो चुभन होती है ना, वो बहुत अजीब होती है। ना कोई चोट, ना खून, फिर भी दर्द पूरा महसूस होता है। दिमाग क्या करता है? लियोनार्ड म्लोदिनोव बताते हैं, इंसान का दिमाग सोशल रिजेक्शन को मजाक में नहीं लेता। दिमाग इसे सीधा खतरे की तरह देखता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शारीरिक चोट। क्योंकि हजारों साल पहले अगर कोई इंसान अपने समूह से अलग हो जाता तो उसका मतलब था भूख, खतरा और मौत। इसलिए इंसान के अंदर जुड़ने की जरूरत कोई कमजोरी नहीं है, यह दिमाग की पुरानी सेटिंग है। अकेले पड़ जाना दिमाग के लिए आज भी खतरा है। अब यहां एक ऐसा प्रयोग आता है जो सुनकर लोग चौंक जाते हैं। कुछ लोगों को रोज थोड़ी मात्रा में टाइलेनॉल दी गई। टाइलेनॉल वो दवा है जो सिर या शरीर के दर्द के लिए ली जाती है। कुछ दिनों बाद उन लोगों को सोशल रिजेक्शन से जुड़ी सिचुएशंस में डाला गया और नतीजा ये निकला, जिन लोगों ने टाइलेनॉल ली थी उन्हें रिजेक्शन कम दर्दनाक लगा। मतलब साफ है, जो दवा शरीर का दर्द कम करती है वही दवा सोशल दर्द भी कम कर रही थी। क्यों? क्योंकि दिमाग दोनों दर्द को एक जैसा मान रहा था। अब जरा सोचो, अगर दिमाग रिजेक्शन को शारीरिक चोट मान रहा है तो जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तुम्हारा शरीर कैसे शांत रह सकता है? इसी वजह से लोग रिजेक्शन के बाद खुद पर शक करने लगते हैं। इसी वजह से एक कमेंट पूरी रात की नींद उड़ा देता है, और इसी वजह से लोग अकेलेपन से डरते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए गलत रिश्तों में रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से ज्यादा डर लगता है। कई लोग अपनी बात नहीं रखते क्योंकि उन्हें लगता है लोग छोड़ देंगे, और कई लोग खुद नहीं बन पाते क्योंकि दिमाग जुड़ाव खोने से डरता है। तो अब समझ में आया, इसीलिए रिजेक्शन इतना दर्द देता है। ये दर्द कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। लेकिन जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि दिमाग क्यों ऐसा करता है, तब तुम अपने रिएक्शंस को समझना शुरू कर देते हो। अब अगला सवाल यह नहीं है कि रिजेक्शन दर्द देता है। असली सवाल यह है, अगर कोई जानबूझकर इस सोशल दर्द का इस्तेमाल करे तो वो तुम्हारे फैसलों पर कितना असर डाल सकता है। अगले चैप्टर में हम यही समझेंगे, लोग बिना बोले, बिना छुए हमें कैसे जज कर लेते हैं। चैप्टर 6, वी जज पीपल विदाउट नोइंग वी आर जजिंग। एक सवाल है, जब तुम किसी इंसान को पहली बार देखते हो, क्या तुम सच में उसे बिना जज किए देख पाते हो, या फिर कपड़े देखते ही, आवाज सुनते ही, चेहरे की बनावट देखते ही दिमाग अपने आप कुछ ना कुछ सोच लेता है? अगर तुम्हारा जवाब है नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, तो यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी शुरुआत है। मान लो तुम एक कमरे में घुसते हो, सामने दो लोग बैठे हैं। एक इंसान अच्छे कपड़ों में है, साफ बाल, धीमी भरोसे वाली आवाज। दूसरा इंसान थोड़े अस्त व्यस्त कपड़ों में, आवाज थोड़ी भारी, बोलने का तरीका थोड़ा रूखा। अब ईमानदारी से बताओ, किसे देखकर तुम्हें ज्यादा भरोसा हुआ? और सबसे जरूरी सवाल, क्या तुमने यह फैसला सोच समझकर किया? लियोनार्ड म्लोदिनोव बहुत साफ कहते हैं, हम सोचते हैं हम लोगों को उनके काम से जज करते हैं, लेकिन असल में हम लोगों को उनकी पहली झलक से जज कर लेते हैं। और दिमाग इस फैसले को इतना जल्दी लेता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि फैसला हो चुका है। हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब है, अगर किसी इंसान की एक चीज हमें अच्छी लग गई तो दिमाग मान लेता है कि उसकी बाकी चीजें भी अच्छी ही होंगी। अगर कोई दिखने में स्मार्ट है
तो दिमाग मान लेता है ये समझदार भी होगा। अगर कोई अच्छे कपड़ों में है तो दिमाग सोच लेता है ये भरोसे के लायक है। और मजेदार बात यह है, हम इसे सच्चाई समझ बैठते हैं। अब जरा सोचो, अगर एक चेहरे की मुस्कान या एक अच्छी आवाज तुम्हारी राय बदल सकती है, तो फिर सच कहां गया? फ्लुएंसी इफेक्ट सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन मतलब बहुत सीधा है। जो चीज समझने में आसान होती है, दिमाग उसे सही मान लेता है। अगर कोई नाम आसानी से बोला जा सके तो वो ज्यादा भरोसेमंद लगता है। अगर कोई बात साफ शब्दों में कही जाए तो वो ज्यादा सच लगती है। मतलब ये नहीं कि वो सच है, बस दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ब्रांडिंग, फॉन्ट्स, प्रेजेंटेशन। अब जरा आसपास देखो, एक ही चीज दो अलग पैकेट में रख दो। एक पैकेट साफ डिजाइन वाला, सुंदर अक्षर, सही रंग। दूसरा पैकेट साधारण, फीका। अब बताओ तुम्हारा हाथ किस तरफ जाएगा? दिमाग कहेगा मैं तो क्वालिटी देख रहा हूं, लेकिन असल में वो पैकेजिंग देख रहा होता है। यहां जो बात चुभती है ना, वो ये नहीं कि हम जज करते हैं। असली बात यह है कि हमें लगता है हम जज नहीं कर रहे। हम खुद को न्यूट्रल समझते हैं, जबकि दिमाग लगातार तराजू पकड़कर बैठा होता है। इसी वजह से कई बार हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। इसी वजह से कई बार सही लोग हमें साधारण लगते हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, बस अच्छा नहीं लगा। असल में तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग सब जान चुका होता है। तो अब बात साफ है, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं बायस्ड हूं। और ये मान लेना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी की शुरुआत है। जिस दिन तुम ये पहचानने लगते हो कि दिमाग कब शॉर्टकट ले रहा है, उसी दिन से तुम थोड़ा सा कंट्रोल वापस लेने लगते हो। क्योंकि अब हर पहली राय सच नहीं लगती। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर दिमाग दूसरों को जज करते वक्त इतना बायस्ड है, तो फिर खुद को देखते वक्त वो कितना बायस्ड होगा? अगले चैप्टर में हम इसी पर बात करेंगे, कैसे दिमाग अपनी ही कहानी को हर हाल में सही साबित करता है। चैप्टर 7, द ईगो प्रोटेक्ट्स द स्टोरी ऑफ मी। एक आखिरी सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद को अच्छी तरह जानते हो? तुम्हें लगता है कि तुम जैसे हो वैसे ही हो? अगर हां, तो यही सवाल इस चैप्टर की सबसे बड़ी समस्या है। मान लो किसी ने तुम्हें कहा तुम थोड़ा घमंडी हो, या किसी ने कहा तुम आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तुरंत अंदर से आवाज आती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, तुम मुझे जानते ही नहीं। अब जरा ध्यान दो, तुमने सोचा नहीं, तुमने जांच नहीं की, तुमने बस खुद को बचा लिया। लियोनार्ड म्लोदिनोव एक बहुत सीधी बात कहते हैं, इंसान का ईगो सच जानने के लिए नहीं बना, ईगो बना है खुद की कहानी को बचाने के लिए। और ये कहानी होती है, मैं समझदार हूं, मैं सही फैसले लेता हूं, मुझे कोई आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। सेल्फ इमेज डिफेंस। सेल्फ इमेज मतलब तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, और ईगो का काम है इस इमेज को हर हाल में सही रखना। अगर कोई बात इस इमेज से टकराती है तो ईगो उसे बाहर फेंक देता है। सच हो या झूठ, ईगो को फर्क नहीं पड़ता। ओवर कॉन्फिडेंस, खामोश बीमारी। इसी ईगो की वजह से ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझसे ज्यादा समझदार बहुत कम लोग हैं। हर इंसान मानता है कि वो एवरेज से ऊपर है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें लगता है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं, उसी दिन सीखना बंद हो जाता है। जरा सोचो, अगर तुम सच में इतने समझदार होते तो जिंदगी में वही गलतियां बार बार क्यों होती? Why we deny being influenced? जब कोई कहता है तुम एडवर्टाइजिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो जवाब आता है नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूं। जब कोई कहता है तुम भीड़ के पीछे चलते हो, तो जवाब आता है नहीं, मैं अलग सोचता हूं। लेकिन सच्चाई यह है, इन्फ्लुएंस होना कमजोरी नहीं है, इन्फ्लुएंस को न मानना ईगो की चाल है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, कितनी बार तुमने अपनी गलती को हालात पर डाला? कितनी बार तुमने खुद से कहा
मेरी मजबूरी थी। और कितनी बार ईगो ने तुम्हें खुद से सच छुपा दिया। ईगो बाहर से तुम्हें मजबूत दिखाता है, लेकिन अंदर से वो तुम्हें बदलने नहीं देता। वो कहता है तुम ठीक हो, और यही वाक्य सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब यहां आकर पूरी किताब का एक सच साफ हो जाता है। तुम्हारे फैसले अनकॉन्शियस लेता है, तुम्हारी रियलिटी दिमाग बनाता है, तुम्हारी यादें बदलती रहती हैं, तुम्हारे एहसास तर्क से पहले आते हैं, और तुम्हारा ईगो इन सब को सही साबित करता है। तो सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि दुनिया तुम्हें धोखा देती है। सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि मैं खुद को जानता हूं। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि तुम खुद को पूरी तरह नहीं जानते, उसी दिन से सच में जानना शुरू होता है। अब थोड़ा रुक जाओ। अगर तुमने इस ऑडियो बुक को पूरी तरह सुना है, तो इसका मतलब कुछ अंदर असहज हुआ है, क्योंकि जो बातें आराम देती हैं वो देर तक याद नहीं रहती, लेकिन जो बातें ईगो को चुभती हैं वो चुपचाप साथ चलती रहती हैं। तुमने सुना कि फैसले पहले होते हैं, वजह बाद में बनती है। जो सच तुम देखते हो वो पूरा सच नहीं होता। यादें बदलती रहती हैं, एहसास तर्क से पहले आते हैं, और ईगो हर बार खुद को सही साबित करता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब सही है या गलत। सवाल ये है, अब जब तुम्हें दिख गया है, क्या तुम अनदेखा कर पाओगे? क्योंकि एक बार जब दिमाग का खेल साफ दिखने लगे, तो पहले जैसी नींद वापस नहीं आती। अब हर गुस्से से पहले एक सन्नाटा होगा, हर पसंद के पीछे एक शक रहेगा, और हर आत्मविश्वास के साथ एक हल्की सी चेतावनी। और जब ईगो कहेगा बस बहुत हो गया, इतना मत सोचो, तो समझ लेना सच वहीं से शुरू हो रहा है। ये ऑडियो बुक तुम्हें बेहतर इंसान बनाने का वादा नहीं करती। ये सिर्फ एक काम करती है, आईना सामने रख देती है, और आईने में सबको अपना चेहरा पसंद नहीं आता। अब रास्ता तुम्हारे हाथ में है। या तो इस सब को धीरे धीरे भूल जाओ और जिंदगी को ऑटोमेटिक मोड पर चलने दो, या फिर हर बार जब दिमाग जल्दी में फैसला ले, बस एक पल रुकना और खुद से पूछना, ये फैसला कौन ले रहा है? क्योंकि पूरा कंट्रोल कभी नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब ये आवाज खत्म होने वाली है, लेकिन अगर ये सवाल तुम्हारे साथ रह गया, तो समझ लेना असली सफर अभी शुरू हुआ है। और अगर तुम्हें ऐसी किताबें पसंद हैं जो सुलाती नहीं बल्कि जगा कर छोड़ देती हैं, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी ऑडियो बुक्स आने वाली हैं जो तुम्हें ये नहीं बताएंगी कि कैसे खुश रहना है, बल्कि ये दिखाएंगी कि दिमाग तुम्हारे साथ खेल कैसे खेलता है। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं कि दुनिया कैसी है, सबसे बड़ा भ्रम ये है कि मैं खुद को जानता हूं।